नमस्कार मित्रों। तो कल हम लोगों ने चर्चा किया था GS4 की शुरुआत कल हमने कर दी थी और पहला टॉपिक जो हमने किया था वो सामाजिक नियम का था। आज हम दो टॉपिक करेंगे। पहला होगा मूल्य क्या है और दूसरी होगी नैतिकता। ये दोनों टॉपिक हम अभी GS4 एथिक्स पेपर का पहला पार्ट कर रहे हैं और आज हम पहला जानेंगे मूल्य क्या है। हाँ, तो शुरू करते हैं। मूल्य क्या है? मूल्य वो आदर्श है जो एक व्यक्ति जब अपने लक्ष्यों को साधता है और क्रिया करता है तो एक मापक के रूप में कार्य करता है। मूल्य जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें एक मापक के रूप में कार्य करेगा आपका मूल्य। तब वो बताता है कि हाँ, ये मूल्य है कि नहीं है। अर्थात ये मापक है, ये उत्प्रेरक है, ये हमें उत्प्रेरणा देता है कि किस तरह से हम कार्य करें। कार्य सही होना चाहिए, सही है या गलत है, तो ये हमको क्या करता है? उत्प्रेरित करता है, बताता है। अतः ये एक समाज का आदर्श है। ये संपूर्ण समाज मूल्य जो होता है, आपके कहते हैं ना कि एक आदर्शवादी विचारधारा है। ये आदर्शवादी विचारधारा है, इसको आप फॉलो करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके जीवन के लिए और बहुत अच्छा रहेगा, जीवन आपका सफल हो जाएगा। तो इसलिए एक आदर्श होता है, समाज में एक व्याप्त हो जाता है आदर्श कि ये हाँ, ये चीज़ें सही हैं, इनको आप फॉलो करेंगे तो ऐसे ऐसे जीवन में आप आगे बढ़ते जाएंगे और एक अंतर्गत तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो एक फिर बताता हूँ, एक सीधे स्ट्रेट लाइन पे आप कह सकते हैं कि आदर्श एक वो मूल्य समाज का वह आदर्श है जिसे एक व्यक्ति द्वारा जब अपने लक्ष्यों को साधते हुए क्रिया करता है तो मापक के रूप में और उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। आप देखते होंगे समाज में जब आप काम करते हैं तो कहते हैं कि ये बड़ा आदर्श व्यक्ति है, बड़ा ही आइडल है। क्यों आइडल है? वो अपने मूल्यों से आइडल है, इसलिए क्योंकि मूल्य ही आदर्श होते हैं और जो मूल्यों को धारण करता है वो आदर्शवादी हो जाता है। इसलिए मूल्यों को धारण करिए। और चलिए एक कहानी बताता हूँ। तो अगले से इसके बाद हमने जाना कि मूल्य क्या है। इसके बाद दूसरी घटना हम जानते हैं, दूसरी चीज़ आगे बढ़ेंगे हम कि मूल्य क्यों, आखिरकार मूल्यों की क्यों ज़रूरत पड़ी, ये खुचड़ा कहाँ से आ गया, किसके दिमाग में आया कि भाई ये सब चीज़ें ज़रूरी होना चाहिए, कैसे हम इसको धारण किया। तो जैसे एक बच्चा, मान लीजिए एक रोहित नाम का एक व्यक्ति है, उसका जन्म हुआ और जन्म होते ही 2-3 साल बाद उसके माता पिता ख़त्म हो जाते हैं। जैसे ख़त्म होते हैं तो गरीबी हालत में आ जाता है, उसका कोई सहारा देने वाला नहीं होता है। और अचानक फिर वो जब बड़ा होता है, धीरे धीरे धक्के खा करके संघर्ष करके जब बड़ा होता है तो पहले बात तो माता पिता ख़त्म हो जाते हैं और कभी शिक्षा भी दीक्षा भी नहीं उसकी होती क्योंकि गरीबी में पड़ रहा होता है। और उसके बाद फिर वो एक छोटी सी नौकरी करने निकल पड़ता है बड़े शहरों की ओर, जहाँ उसे झुग्गी झोपड़ी में रहने पर मजबूर हो जाता है। तो ऐसे में अचानक वो उसकी जितनी भी क्रियाएं होती थी वो बिना मूल्यों की रहती थी। पता नहीं किसको गाली देता था, पता नहीं किसकी चोरी कर लेता था। तो उसके ना माता पिता उसको कुछ बताया कि क्या सही है क्या गलत, क्योंकि माता पिता उसके ख़त्म ही हो चुके थे। उसने शिक्षा दीक्षा भी नहीं अपने विद्यालय में प्राप्त किया। उसके बाद उसको वो एक अच्छे समाज में भी नहीं रह पाया। तो जब एक व्यक्ति के माता पिता ने सलाह नहीं दिया, उसको बताया नहीं क्या सही है क्या गलत है, फिर उसके बाद शिक्षा नहीं हो पाई, इसके बाद जो है अंतर्गत जब एक समाज पर नहीं रह पाया, एक अच्छे समाज पर नहीं रह पाया तो उसे मूल्यों का ज्ञान नहीं हो पाया। तो हम देखते हैं कि वो बच्चा रोहित नाम का व्यक्ति है और वो एक दूसरे व्यक्ति की हत्या कर देता है और हत्या करने में जेल में चला जाता है। जैसे जब जेल जाता है वो, तो जेल में एक व्यक्ति एक रामचरितमानस पढ़ रहा होता है। रामचरितमानस आप जानते भी होंगे कि हिंदू धर्म में बहुत ही पॉपुलर किताब है, ग्रंथ है। और इस समय तो पूरे ना केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में बहुत ही पॉपुलर है ग्रंथ ये। तो उसको एक किताब जैसे ही मिलती है उसे ग्रंथ मिलता है रामचरितमानस का, तो एक व्यक्ति बगल में पढ़ रहा होता है। तो जब उससे मिलता
है तो कहता है भाई मुझको भी ये दे देना। तो जब वो लेता है तो उसमें पढ़ता है तो शुरुआत में कुछ लिखे रहती हैं पंक्तियाँ, फिर एक पंक्ति उसे मिलती है कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावहि माता, अर्थात उठ करके हर व्यक्ति को एक आदर्श कहता है कि हर व्यक्ति को उठ करके अपने माता पिता के सुबह पैर छूने चाहिए। तो उसे एक मूल्य मिल गया। ये देखिए इतनी बड़ी चीज समझने के लिए बताया आपको, ये है मूल्य। तो कैसे उस एक व्यक्ति के पास मूल्य नहीं होते हैं तो कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो क्यों मूल्य की जरूरत पड़ी, क्यों मूल्यों की जरूरत पड़ी, आपने समझा होगा कि ये कैसे कैसे वो भटका, कैसे संघर्ष किया, कितनी सी चीज़ें दिक्कतों का सामना पड़ा, क्यों करना पड़ा। तो ये जीवन को तो एक तो बातें जो निकल कर आती हैं कि क्यों मूल्यों की जरूरत पड़ती है, तो जीवन को सरल बनाने के लिए पहला नंबर है कि हमें जीवन को सरल बनाना है। हमें डेली, हमें प्रतिदिन हमें हमेशा मरणासन अवस्था में नहीं रहना और ना ही प्रतिदिन मरना है कि हम जीवन में जब मरने से पहले हजारों करोड़ों बार मर जाएं तो इससे अच्छा क्या मतलब होता है। तो हमें ऐसे मूल्यों पर चलना है जो हमारे जीवन को सरल करे, संघर्षों से दूर रखे। क्योंकि देखिए व्यक्ति जब गलत कार्य करता है तो उसे संघर्ष तो करना ही पड़ता है। व्यक्ति किसी की हत्या कर देगा तो उसे जाकर के जेल में रहना पड़ेगा, जेल में रहेगा, संघर्ष करेगा, बोले बड़ा जीवन बड़ा संघर्षमयी है। और यदि आप मूल्यों पर चलेंगे तो आप देखोगे लगेगा जीवन बड़ा हल्का सा है। ऐसा नहीं है, जीवन को आप जितना उलझाएंगे उतना उलझ जाएंगे, सुलझाएंगे तो सुलझ जाएगा और अच्छे से मार्ग पर चल देंगे। फिर ये एक सत्य का मार्ग है, इसे हमने नहीं, विद्वानों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, ये आज की पोथी नहीं है, ये सनातन काल से जब से हमारे देश जब से मानव जीवन की उत्पत्ति हुई उसके बाद सोचना शुरू हो गया था ये क्या सही है क्या गलत है। और ये जब चिंतन हुआ, प्रयोगशालाओं में प्रयोग हुआ, लोगों की दिलों और दिमाग की प्रयोगशाला थी, वहाँ पर प्रयोग हुए, कुछ परिणाम आए, परिणामों के बाद कहा गया कि देखिए मूल्यों पर जीना एक सत्य का मार्ग है, सत्यमेव जयते सत्यम परम धीमहि, यह आपको सत्य की ओर ले जाएगा जिससे आपका जीवन सफल हो जाएगा। और तभी तो देखते हैं कि एक व्यक्ति मूल्यों के बेस पर आम से खास व्यक्ति बन जाता है व्यक्ति, और तभी व्यक्ति का, समाज का, देश का एक अच्छे व्यक्ति और समाज देश का निर्माण हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि मूल्यों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि जीवन को सरल बनाना है, संघर्षों से दूर रहना है, सत्य के मार्ग पर चलना है, जीवन को सफल बनाना है, आम से खास व्यक्ति बनना है। ऐसे कीड़े मकोड़ों की तरह जीवन जीने से अच्छा है कि मर जाओ बेहतर है। इसलिए कि अगर कुछ अच्छा बनना चाहते हैं तो मूल्यों पर बेटा चलना होगा, सब लोगों को चलना होगा, हम सब लोगों को मूल्यों पर चलना होगा। इसके बाद जो है यदि एक व्यक्ति हमारा और समाज का और देश का, अच्छे देश का निर्माण करना है तो मूल्यवान होना चाहिए। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि संविधान हमारे मूल्यों का एक संपूर्ण, हमारे जो है सभी लोग मूल्यों का एक संकलन है। तो उसमें देखिए बताया जाता है कि आप धर्मनिरपेक्ष रहिए, प्रजातंत्र का पालन करिए, और विभिन्न प्रकार की विचारधारा रहती हैं। अब जो है बच्चों के प्रति, महिलाओं के प्रति एक अच्छी विचारधारा रखिए। तो इस तरह से वो उसमें मूल्यों का समावेश है, इसलिए एक अच्छे देश के निर्माण करने के लिए। हाँ, अब आइए हमने जाना कि मूल्य क्या है, क्या इसके बाद जाना क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है मूल्य। इसके बाद जानेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या है। देखिए इसकी विशेषताएं है कि हर व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए, ये मूल्यों की प्राप्ति करना हर व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति ये मूल्य जो है व्यक्ति और लक्ष्य, हाँ, मूल्यों के लिए व्यक्ति और लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, ये एक मापक है। और ये जब एक व्यक्ति कोई लक्ष्य बनाता है, उस पर अब जब प्रोसेस करता है, क्रिया करता है, तब फिर मापक एक पैमाने के रूप में आता है। ये कहता है कि हाँ ये सही है, इसका परिणाम सही होगा, इससे आपको सुख मिलेगा, इससे आपको दुख मिलेगा, बताता है क्या है, क्या सही है क्या गलत है। तो इसलिए मूल्य जो है, मूल्य की सबसे पहली विशेषता यही है कि इसमें व्यक्ति और लक्ष्य दोनों का होना जरूरी है। जब तक एक व्यक्ति नहीं होगा और उसका लक्ष्य नहीं होता तब तक हम कह नहीं सकते कि ये यहाँ पर मूल्य विराजमान है, ये मूल्य हैं। क्योंकि मूल्य होते ही नहीं हैं, क्योंकि मूल्य अदृश्य है और केवल मापक, वो मापक के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में काम करता है।
इसके लिए एक स्रोत की आवश्यकता होती है। ठीक है, दूसरी विशेषता यह है कि इसको स्रोत की आवश्यकता होती है। इसके बाद तीसरा नंबर ये संबंध, इसका संबंध एकता से। जैसे एकता से संबंध, जैसे डिस्क्राइब करूं इसको, जैसे हर व्यक्ति कहे कि नहीं हंसना, ज़्यादा हंसना बुरा बात है। दूसरे व्यक्ति ने कहा नहीं, एक भी हंसना, अगर एक भी हंस दिया आपने तो वो समझिए कि बुरी बात है। और तीसरे ने कहा कि नहीं मुस्कुराना अच्छी बात है। तो इस तरह से सभी लोगों ने अलग अलग विचार दिया, तो वो विचार माने नहीं जाएंगे क्योंकि वो मूल्य नहीं हो सकते। उस संबद्धता सभी में एकता होनी चाहिए। जो अगर 4 लोग कह रहे हैं तो उस पर सर्वे होगा, अगर 4 में से 3 लोगों ने कह दिया तो हाँ माना जाएगा, और हो सके तो 4 लोग कहें तो तब माना जाएगा कि हाँ ये नियम सही है और ये मूल्य बन सकता है। इसलिए जो है इसमें एकता की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद एक साझेदारी की ज़रूरत पड़ती है। एकता के बाद इसमें साझेदारी होनी चाहिए। ये विशेषताएं हैं तो क्या होनी चाहिए, साझेदारी होनी चाहिए। ये हम कोई इसमें विरोध ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अगर दया सबके लिए अच्छा है, दया अगर अच्छी है तो सबके लिए फिर अच्छा है। प्रेम सबके लिए अच्छा, ये मूल्य हमारे, दया, करुणा, प्रेम, बड़ों की सेवा करना, बड़ों का सम्मान करना, ये सब क्या है, मूल हैं। तो इसमें साझेदारी होनी चाहिए। इसके बाद हाँ, एक जो सबसे बड़ी एक विशेषता है, ये विश्वास पर आधारित होता है। इस पर यदि आप तर्क लगाएंगे, आप कहने लगेंगे माता पिता की हम सेवा क्यों करें, इसमें अगर तर्क लगाएंगे तो कुछ भी नहीं पाएंगे। विश्वास में अगर जिएंगे, विश्वास पर अगर रहेंगे, भावनाओं पर आधारित कार्य करेंगे तो श्रवण कुमार की तरीके से बन जाएंगे। क्यों, श्रवण कुमार ने क्या तर्क लगाया था कि तर्क लगाते तो वो कभी कांवन में बैठा करके अपने माता पिता को घुमाते नहीं घुमाते। इसलिए उन्होंने भावनाओं पर अपने काबू किया, भावनाओं के आधार पर कार्य किया। तो ये विश्वास पर आधारित होता है। मूल्य क्या होता है, मूल्य की विशेषता है विश्वास पर आधारित होता है। हाँ मित्रों, ये इसकी अगली जो विशेषता ये है मूल्य की, कि ये सकारात्मक परिणाम देता है। कभी आपने सुना होगा कि सत्य के मार्ग में चलने, हाँ ये जरूर सुना होगा कि सत्य के मार्ग में चलने वाले को संघर्ष करना पड़ता, लेकिन ये कभी नहीं सुना होगा कि हार होती है, क्योंकि परिणाम कभी भी उसका दुखद होता ही नहीं है। मूल्यों पर चलने वाले व्यक्ति का परिणाम जो चलता है वो हमेशा ही सुखी रहता है, क्योंकि उसका परिणाम हमेशा सकारात्मक होता है, नकारात्मक हो ही नहीं सकता। इसलिए संघर्ष जरूर करना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि रामचरितमानस में कहा कि कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जिस करें सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा वो उस तरह वो पक्का भोगेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं भोग सकता। तो आप अगर अच्छे मूल्यों पर चलेंगे तो आप सकारात्मक, आपका परिणाम आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। फिर उसके बाद ये होता है, मूल्य की अगली विशेषता ये है कि ये सर्वव्यापी होता है, लेकिन कभी कभी जो है कहीं कहीं पर मूल्य थोड़ा सा चेंजेस भी आ जाते हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में सर्वव्यापी होता है। जैसे जब सिद्धार्थ जी बचपन में अपने जब हंस को बचाते हैं, एक किसी ने मारा हंस को, तो हंस को जब दया की भावना से प्रेरित होकर के जब उसको बचाते हैं तो राजा कहता है नहीं, इसमें उसी का अधिकार है जिसने इसको बचाया है। तो इस तरह से वो एक दया की भावना थी। इतनी दया आपने ये देखी होगी, ये घटना कहाँ की है, आज का नेपाल है, वहाँ की घटना है, लेकिन ये पूरे विश्व में जानी जाती है। और ये क्योंकि ये दया है, ये प्रेम है, ये करुणा है, तो ये सब सर्वव्यापी मूल्य है। तो ये मूल्य जो होते हैं सर्वव्यापी होते हैं। हाँ, लेकिन अब हमने जाना कि क्या है, क्यों है, इसके बाद ये इसकी विशेषता है कि क्या मूल्यों की विशेषता है, मूल्यों की विशेषताएं क्या है। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि इसकी चुनौती क्या है। आज के युग में आप देख रहे होंगे कि इसके सामने काफ़ी चुनौतियां आ गई हैं। पहला नंबर तार्किकता। लोगों के पास ज्ञान हो गया है, किताबें पढ़ करके काफ़ी जो है पंडित हो गए हैं, और पंडित होने के बाद उनकी दिमाग काफ़ी जो है खुल गया है, तो इतना ज़्यादा तर्क लगाते हैं कि मूल्यों पर ही खेल जाते हैं। वो कहते हैं ये क्या करना है इससे, वो सीधे सीधा कह देते हैं कि ये क्या होता है, ये जो है दान देना क्या होता है, ये दया दिखाना क्या होता है, ये प्रेम करना क्या होता है, अपना जिसमें स्वार्थ सिद्ध हो वही सही है। तो ये तार्किकता जो आज का जो वैज्ञानिक युग है, तार्किकतावादी युग है, वो तार्किकतावादी जो विचारधारा है, ये कहीं में कहीं एक चुनौती के रूप में, तो इसको हमें इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी, संतुलन करने की ज़रूरत है। हाँ देखिए, तार्किकता ज़रूरी है,
लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तार्किकता के, देखिए तार्किकता जरूरी है। अगर तार्किकता नहीं है इसका मतलब आपके पास बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं है तो इसका मतलब आप जानवर हैं। और यदि आपके पास यदि भावनाएं नहीं है तो फिर आप मशीन की भांति। तो दोनों का संतुलन बना के चलना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जैसे आज देख रहे हैं आप कि परिवार विघटित हो रहा है, घर में माता पिता रहते नहीं हैं, बच्चे अकेले पड़े रहते हैं, उनको कौन सिखाए। माता पिता को समय नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, संस्कार देने के लिए। फिर आगे देखते हैं समाज भी बड़ा विक्षिप्त हो गया है। समाज आज का जो अंतर्मुखी समाज हो गया है। लोग अपने आप में मग्न हैं, अपने बच्चों आप कभी दूसरों को कुछ कहना नहीं चाहते। अगर कोई दूसरा बुरा अच्छे तो मित्रों, एक परिवार, समाज, इसके बाद शिक्षण संस्था। आज देखते हैं शिक्षण संस्थाओं में भी काफ़ी परिवर्तन आ गया है। आधुनिकता के युग में जो शिक्षक हैं पढ़ा रहे हैं वही काफ़ी वो अपने आप उनको ही समय मतलब नहीं है, इसलिए वो बच्चों को अधिक से अधिक समय नहीं दे पा रहे हैं। और काफ़ी चीज़ें समस्याएं। तो परिवार है, हमारा परिवार विकसित हो रहा है। समाज है, समाज भी स्वार्थी हो रहा है, संकीर्ण विचारधारा पर आधारित हो रहा है। शिक्षण संस्थाओं में भी कमियां आ रही हैं जो हमारे एक चुनौती के रूप में आ रही हैं। यहीं से मूल्य हमारे तैयार होते हैं मित्रों, और ये मूल्य जो हमारा आधार है वो आधार ही हमारा नष्ट हो जाया जा रहा है। बड़े दुख का विषय है, इस पर जरूर से जरूर कार्य करने की जरूरत होगी, वरना मूल्य तो ढह जाएंगे मित्रों। और जिसके लिए हमारा भारत जाना जाता है वो हमेशा के लिए वो जाना जाता है, वो उस पर कहीं प्रश्न चिन्ह ना उठ जाए। इसलिए हाँ, तो परिवार, समाज और शिक्षण संस्थाएं। चुनौती पहला नंबर तार्किकता, दूसरा नंबर परिवार, समाज और शिक्षण संस्थाएं, ये हमारी काफ़ी दिक्कत कर रही हैं, चुनौती के रूप में आ रही हैं। तीसरा नंबर है पूंजीवादी भौतिकवादी समाज। जो पूंजीवादी समाज है वो अधिक से अधिक लाभ करने की सोच रहा है। उसे ये नहीं पता कि क्या मूल्य है, क्या सही है, क्या गलत है। उन्हें तो लगता है कि अधिक से अधिक बेवकूफ़ बना दे, जितना ज़्यादा बेवकूफ़ बनाएंगे उतना अधिक पैसा आएगा और उतना अधिक लाभ होगा, उतनी ज़्यादा प्रगति होगी। भले ही वो उन्हें ये ना पता हो, वो एक मजदूर की तरह के काम करते हैं और मजदूर की तरीके संसार में रह करके संसार से हमेशा के लिए विदा हो जाते हैं। उन्हें इस बात का पता शायद नहीं रहता है, क्योंकि शायद उनको ज्ञान नहीं होता। ज्ञान होता तो वो जरूर से जरूर कुछ मानवता धारण करके अपने कुछ कार्य करते। तो पूंजीवादी व्यक्ति है, भौतिकवादी समाज है। भौतिकवादी समाज उसे व्रत अच्छा ही नहीं लगता, उसे बच्चे अच्छे ही नहीं लगते, उसे तो केवल यंग अच्छा लगता है। तो ये सब चीज़ें हैं। भौतिकता उसे मानव अच्छा नहीं लगता जितना कि उसे 4 व्हीलर अच्छी लगती है। ये सब चीज़ें हैं। तो भौतिकता स्तर पर नाच रही है। तो पूंजीवादी और भौतिकवादी समाज ये मूल्यों पर बहुत कुठाराघात कर रहा है, इसलिए एक चुनौती के रूप में आ रहा है। फिर और अंत में हमारा आता है व्यक्तिवादी समाज। व्यक्तिवादी, आज आप देखते हैं कि लोगों को समय नहीं है, पिता को पुत्र के लिए समय नहीं है और पुत्र को पिता के लिए समय नहीं है। घर में लोग साधारणतः 2 से 3 घंटा नहीं बिता पाते आपस में। बड़ा ही न्यूक्लियर फैमिली हो चुका है। तो मित्रों, ये तार्किकता, ये परिवार, समाज, शिक्षण संस्थाओं में आई समस्याएं, पूंजीवादी भौतिकवादी समाज और व्यक्तिवादी विचारधारा, ये सब जो है हमारे देश ये हमारे मूल्यों पर कुछ चुनौती के रूप में आता है और चुनौती पेश करता है। और इसके बाद जो है काफ़ी बुरे उदाहरण हमारे सामने आते भी हैं, बहुत सारे उदाहरण आते हैं। इसके बाद और देखिए, मूल्यों पर जो है देश काल स्थान में परिवर्तन भी होते रहते हैं। ये चुनौती भी आती हैं, काफ़ी परिवर्तन हो जाते हैं। उदाहरण देखिए मित्रों, यदि आपको आम से यदि खास व्यक्ति बनना है तो मूल्यों पर जीना होगा। यदि देखिए आपको ऐसे सामान्य रूप से जीना है, सुबह बस चूहों की तरीके से निकल जाओ, कोई ड्यूटी कराओ और फिर चले आओ, फिर इसके बाद जो ऐसे जीवन यदि जीना है तो कोई बात नहीं। यदि अगर अच्छे से जीवन जीना है तो आपको मूल्यों पर रहना पड़ेगा। संघर्षमय जीवन से आपको अगर सरल जीवन में बनाकर जीना है तो आपको मूल्यों पर चलना होगा। तो यही है कि आम से यदि खास बनना है तो मूल्यों को धारण करिए। मानव से यदि भगवान बनना है, जैसे गौतम बुद्ध क्या थे, एकदम मानव के रूप में जन्म हुआ था उनका लुम्बिनी में,
उन्होंने ऐसे मूल्य अपने ऊपर धारण किए कि भगवान बन गए। तो मानव से यदि भगवान बनना है, और आधुनिक भारत में आपके सामने उदाहरण है, गांधी हैं, मंडेला हैं। कहते हैं गांधी जी के बारे में कि चल पड़े जिधर पग दो डगमग कर, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि गड़ गए कोटि दृग उसी ओर। अर्थात जिस तरफ पैर चल पड़ते थे तो जिधर चल पड़ते थे तो लोग लाखों करोड़ों लोग उनके पीछे चल पड़ते थे, जिधर देख लेते थे उधर लोगों की नजरें चली जाती थी। इस तरह से तो ये कैसे होता है? ये सब मूल्यों को बेस पर होता है। तो आम से खास बनिए, मानव से भगवान बनिए, गांधी मंडेला जैसे लोगों के आदर्शों पर चलिए। ये मूल उनको देखिए कि कैसे मूल्यों पर इन्होंने चला है, तो हम लोग भी उससे प्रेरित हों। इसके बाद आपको हाल ही की घटना की मैं एक बात बताता हूँ। जब ओबामा विदाई समारोह में बोल रहे थे तो शायद वहाँ पर बैठे सभी व्यक्तियों की भावनात्मक रूप से कमज़ोर कर दिया था, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से काम किया है काफ़ी सराहनीय है, मूल्यों पर चलकर काम किया है। जबकि वहीं वो अभी ट्रंप आए हैं, ट्रंप का काफ़ी विरोध, ट्रंप को विरोध झेलना पड़ा है। तो ये मूल्य ही है जो विदाई समारोह पर उनके काफ़ी लोगों को आंसू आ गए। तो ये तो अभी करंट की ही घटना है, ठीक है। और लेकिन हाँ, और मित्रों एक जैसे एक आपको बताता हूँ, एक केस स्टडी है कि जैसे कहा जाता है कि यदि कुल के लिए अगर मान लीजिए व्यक्ति कुल के लिए व्यक्ति को छोड़ना हो तो छोड़ दीजिए, यदि गांव के लिए कुल को छोड़ना हो तो कुल को छोड़ दीजिए, गांव को नहीं। यदि अगर देश के लिए गांव को छोड़ना हो तो आप देश को मत छोड़िए, गांव को छोड़ दीजिए। तो सुप्रीम कौन होता है? गांव। लेकिन इस जगह पर एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसे कोई मान लीजिए एक फौज में है व्यक्ति, एक आर्मी में एक नौकरी करता है, और उसके घर में कोई व्यक्ति नहीं है, पत्नी है केवल और 2 बच्चे हैं, और वो अपने अगर बच्चों को छोड़ करके देश सेवा में चला जाता है तो उसके बच्चों को देखने वाला कोई नहीं रहता है, उसके बच्चे बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनको। तो इस जगह पर ये केस स्टडी है, इस पर आप चिंतन करिए, सोचिए कि क्या हो सकता है, कौन सा निर्णय हम दें तो बेहतर दोनों का, मतलब कि फौज जो आर्मी मैन की उसकी भी समस्या सॉल्व हो जाए और देश की सेवा भी हो जाए, क्योंकि इस जगह पर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। इसलिए मित्रों इस पर थोड़ा सा सोचने का प्रयास करिएगा। मैं आगे के वीडियोज में इसका हल जरूर पेश करूंगा। तो ये पहला टॉपिक रहा आज का पहला टॉपिक रहा मूल्य, और उसके पर अब जो हम दूसरा टॉपिक चर्चा करेंगे वो होगी नैतिकता। तो मित्रों इस तरह से GS4 का हमारा ये सीक्वेंस चलता रहेगा बराबर। हमने कल डिस्कशन किया था, इसके बाद आज कर रहे हैं। इसका लगातार प्रत्येक दिन हम लोग करेंगे और GS4 को एक दिन ख़त्म करके ही मानेंगे, बहुत अच्छे रूप में ख़त्म करके मानेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ हो जब अच्छे से ख़त्म की जाती है तो उसका परिणाम बहुत बेहतर होता है। तो अब नैतिकता दूसरा टॉपिक है नैतिकता। तो नैतिकता को हम जानेंगे कि नैतिकता आखिरकार है क्या है। जैसे सीधे शब्दों में कहते हैं कि जो है उचित अनुचित का यदि बोध हो जाए तो नैतिकता हो जाती है। जैसे आप घर में विद्यालय में कहीं कुछ काम कर रहे हैं, और काम करते समय जो भी आपको लगता है कि पढ़ना सही है, जैसे आप कहते हैं कि पढ़ना सही है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया? नैतिक हो गया। आप पढ़ नहीं रहे हैं, अनैतिक हो गया। जैसे मैं गीता के एक वाक्य से कहता हूँ कि नियतम कर्म कुरुतम कर्म जायो ही कर्मणा शरीर यात्रा चाहते प्रसिद्ध कर्म। मतलब कि नियत कर्म करिए, इससे बढ़कर के कोई चीज़ नहीं हो सकती है, क्योंकि कर्म ना करने से अच्छा कर्म करना श्रेष्ठ है। क्योंकि कर्म न बिना कर्म किए कभी प्रसिद्धि नहीं मिलती, और प्रसिद्धि मनुष्य का परम लक्ष्य होता है। ये ध्यान रखिएगा मित्रों। तो हम लोग जो है उचित अनुचित, तो क्या हुआ यहाँ पर? नियत कर्म किया, नियत कर्म को हमने क्या कहा? सबसे अच्छा। तो ये क्या हो गया? उचित। तो उचित हुआ तो इसे हम क्या करेंगे? बड़ा नैतिक है। जैसे कोई बच्चा होता है, अपना पढ़ने का समय है, पढ़ाई कर रहा है, बड़ा नैतिक है। तो उचित अनुचित का जब बोध ही नैतिकता है। सीधे एक ही लाइन में यही है कि उचित अनुचित का बोध ही नैतिकता है। देखिए ये मोरालिटी, ये अंग्रेजी भाषा के मोरालिटी का हिंदी रूपांतरण है, और मोरालिटी जो है मोरालिटियस, लैटिन भाषा के मोरालिटियस से बना है, जिसका मतलब होता है आचरण, चरित्र या आपका व्यवहार। यानी कि इस तरह का जो व्यवहार, चरित्र जो समाज एक्सेप्ट करती हो, आपकी आत्मा एक्सेप्ट करती हो, वो क्या हो गया? नैतिकता। अर्थात सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि नैतिकता वह मानक है
जिसके आधार पर मानवीय व्यवहार व चरित्र के अच्छे या बुरे होने का निर्णय किया जाता है। यही है ना कि नैतिकता, फिर बताते हैं आपको कि नैतिकता वह मानक है जिसके आधार पर मानवीय व्यवहार व चरित्र के अच्छे या बुरे होने का निर्णय किया जाता है। जैसे उदाहरण है, आपके घर में, यदि मान लीजिए आपके घर में है, आप अपने घर में हैं और घर में किसी आप अपने छोटे को खींच के तमाचा दे दिए, तो आपके तुरंत घर वाले जो सयाने होंगे डांटेंगे, कहेंगे छोटों से प्यार किया जाता है, ये गलत बात है, ये नैतिक नहीं है, ये सही नहीं है। आप कभी धार्मिक स्थानों में जाएं और धार्मिक स्थानों में मान लीजिए जूते चप्पल पहनकर बाहर उतार दिया जाता, और मान लीजिए जो मेन जगह हो वहाँ पर आप जूते चप्पल पहन करके चले जाएं तो कहेंगे कि ये बड़ा ही अनैतिक है, ये नैतिक नहीं है। तो जैसे कोई नशा करता है तो बड़ा कह देता है नैतिक व्यक्ति नहीं है, अनैतिक है, क्योंकि वो उचित नहीं कर रहा है। इसलिए उचित और अनुचित का बोध ही नैतिकता है। तो नशा क्या है? उचित नहीं है। जैसे कोई बलात्कार कर दिया, अब दिल्ली में एक घटना हुई थी दामिनी नाम की लड़की के साथ, जो किस तरह से यहाँ पर उसके साथ व्यवहार हुआ, तो वो उसकी जो हत्या भी, वो मर भी गई थी बाद में। तो ये क्या हुआ? ये नैतिक है कि अनैतिक? उचित है या अनुचित? उचित नहीं है, अनुचित है। इसलिए हमें यहाँ पर हम नैतिकता की बात करते हैं, क्योंकि हमें उचित अनुचित का बोध है। ठीक है मित्रों, तो ये सब कुछ उदाहरण थे आपको बताने के लिए कि कैसे हम नैतिकता को जान पहचान कर पाते हैं कि आखिरकार कहाँ नैतिकता है, कहाँ क्या है। तो मित्रों, इसके बाद जो है, अब पहला हमने जाना कि नैतिकता क्या है, इसके कुछ उदाहरण समझे। अब हम आगे जानेंगे और नैतिकता की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, बुरे निर्णय, मनुष्य जो है निर्णय लेता है, तो जब निर्णय लेता है तो ये तो दो प्रकार के निर्णय होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है। अगर अच्छा लेंगे तो उसका परिणाम सुखद होगा, सुखमय होगा। बुरा अगर लेंगे तो उसका परिणाम दुखद होगा। तो जो दुखद बुरा परिणाम आया जिसमें, तो उसको कह दिया कि भाई ये अनैतिक है, ये अनुचित है, ये सही नहीं है। और जिसका परिणाम सही आया बोले निर्णय सही है। तो ये ध्यान रखिए कि नैतिकता हमें बुरे निर्णय लेने से रोकता है। पहला नंबर क्यों? क्योंकि बुरे निर्णय लेने से रोकता है। कभी जीवन में दुख ना आए। नैतिकता हम इसलिए धारण करते हैं, हम अपने समाज में बड़ों का सम्मान इसलिए करते हैं कि बड़े हमें सराहना करें, बड़े हमारे अच्छा कहें, हम लोगों का प्रशंसा करें, जिससे हमारा विकास हो, हमारे जीवन में कभी दुख ना आए। तो कभी दुख ना आए, कभी समस्याएं ना आए, क्या ना आए, कभी समस्याएं ना हो, सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। तो ये सब क्यों ज़रूरत होती है कि हम कभी क्यों ज़रूरत पड़ती है? आखिरकार हमने इसको डिस्कशन किया, इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि हमें बुरे निर्णय न ले पाएँ और कभी जीवन में दुख ना आए, समस्याएं ना आए, सत्य के मार्ग पर चलें, अंतोगत अपने जीवन को सफल बनाएं, जो सबका परम लक्ष्य है। यही नैतिकता का भी लक्ष्य है कि जीवन को सफल हो जाए, यही सबका लक्ष्य है। तो हाँ, इसकी अब विशेषताओं पर हम लोग आएंगे कि विशेषताएं, पहला नंबर इसकी जो विशेषता है वो ये है कि आत्मज्ञान होना चाहिए। ये दूसरा कोई इसको थोप नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं। देखिए, आपने अभी किसी वृद्ध व्यक्ति को किसी जगह पर हेल्प किया, आपकी आत्मा ने तुरंत रिस्पांस दिया कि बहुत अच्छा, वेरी वेल डन। तो ये क्या हुआ? नैतिकता। तो ये आत्मज्ञान से संबंधित है, ये किसी दूसरे के ज्ञान से नहीं है, दूसरा कोई थोपा नहीं है आपके ऊपर, ये आपके आत्मज्ञान ने ही बताया है कि देखिए ये सही है, इसका परिणाम ये होता है, इसलिए ये नैतिक है। तो आत्मज्ञान पहली विशेषता ये है कि आत्मज्ञान से संबंधित होता है। दूसरा नंबर ये जीवन का मूल्य होता है। नैतिकता हमारे जीवन का क्या होता है? मूल्य होता है। तीसरा नंबर ये होता है नैतिकता पर आधारित, वो तार्किकता पर आधारित होता है। जब तर्क लगाते हैं तब हम पता चलता है कि ये सही है, ये गलत है। इसी को हम लोग विवेक भी कह देते हैं। जब हम जितना ज़्यादा तार्किकता इस जगह पर लगाएंगे, सोचेंगे, सकारात्मक विचारधारा पर आधारित होकर के जब तार्किकता लगाएंगे तो पता चलेगा कि ये हाँ, ये सही है, ये गलत है, तो वो नैतिकता के रूप में आती है। इसके बाद ये होता है कि ये सर्वव्यापी भी होता है, और इसकी जो विशेषता है, सर्वव्यापी के साथ साथ कहीं पर ये परिवर्तन भी उसमें हो जाते हैं। और ध्यान रखिएगा कि सर्वव्यापी तो होता है, लेकिन कहीं कहीं पर नैतिकता की परिवर्तनशीलता भी हमको देखने मिलती है। इसके बाद न्याय, पवित्रता, शांतिमय, अच्छे समाज
और अच्छे देश के निर्माण के लिए। ये ऐसा नहीं है कि इसका परिणाम अन्याय होगा, बिल्कुल नहीं, ये न्याय से जुड़ा हुआ मामला है। अब जैसे मित्रों अब देखिए, जैसे अभी बताया था कि आपने छोटे भाई को तड़ाक से तमाचा मार दिया, और जैसे मार दिया तो ये क्या हो गया, अन्याय हो गया, आप अनुचित है, आपको समाज ने कह दिया बड़ा ये बच्चा जो है नैतिक नहीं है, तो क्या हुआ, क्योंकि आपने अन्याय किया। यदि आप अन्याय नहीं करेंगे, क्या करेंगे, न्याय करेंगे, तो ये किससे रिलेटेड है, इसकी विशेषता ये है कि न्याय पूर्ण समाज की विशेषता स्थापित करता है, अर्थात ये न्याय से रिलेटेड है। इसके बाद मित्रों ये पवित्रता, एकदम पवित्रता बनाए रखता है, शांतिमय समाज की स्थापना करता है और एक अच्छे देश का निर्माण करता है। इसके बाद मित्रों इसके सामने जो है काफ़ी चुनौतियां आ गई हैं, इसके सामने काफ़ी मित्रों चुनौतियां इस समय जो है काफ़ी चुनौतियां आ गई हैं इसके सामने। कि पहला नंबर तो है कि न्यूक्लियर फैमिली का मतलब होता है कि जिसमें केवल मम्मी पापा और बेटा उसकी बेटी रहते हैं। इसके अलावा जो संयुक्त परिवार की हमारी परिकल्पना थी वो कहीं ख़त्म हो चुकी है। तो ये न्यूक्लियर फैमिली को बस 3-4 लोग रहते हैं और मम्मी पापा चले जाते हैं जॉब में, बच्चे अकेले पड़े रहते हैं। छोटे हैं तो दाई माई उनको संभालती हैं, और कैसे संभालती हैं, कैसे उनको प्यार मिलता है वो वही जान सकते हैं। तो इस न्यूक्लियर फैमिली के कारण वो न बच्चे समाज से जुड़ पाते हैं, न माता पिता संस्कार ले पाते हैं, और अंततः वो काल के गाल में समा जाते हैं। और वो आज के आप देखते होंगे कि बड़े बड़े शहरों में किस तरह से लड़के बड़ी बड़ी छोटी छोटी उम्र में ड्राइविंग करते हैं, लॉन्ग ड्राइव करते हैं और नशों में धुत हो जाते हैं, मतलब विभिन्न प्रकार के संस्कारों से वो पतित हो जाते हैं। इसलिए न्यूक्लियर फैमिली एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आई है, क्योंकि बच्चों को वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, और बच्चे ध्यान इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो जॉब में जा रहे हैं, और जिसके कारण बच्चा बिगड़ रहा है और नैतिकता को हरासमेंट हो रहा है। इसलिए जो है न्यूक्लियर फैमिली एक बहुत ज़्यादा चैलेंज के रूप में है। अंतर्मुखी समाज, मैंने डिस्कस भी किया है पिछले उसमें कि अंतर्मुखी समाज कितना घातक हो गया। पहले आप देखा करते थे, पहले अगर किसी की आपस में लड़ाई भी हो जाती थी एक दूसरे परिवार की, लेकिन बच्चों को अगर कभी गलत राह में देख लिया तो बोले तो आपको बता देते थे कि आपका बच्चा गलत है, ऐसा क्यों है, तो उस पर ध्यान जरूर देते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज बड़ा ही अंतर्मुखी समाज हो गया है। शैक्षणिक व्यवसाय, शिक्षण संस्थाओं का व्यवसायीकरण, लोग शिक्षण संस्थाएं पैसों के लिए अधिक से अधिक पैसा कमाएं इसलिए खोल रहे हैं, इसलिए उसका डेवलपमेंट कर रहे हैं, ना कि इसलिए कि उनको स्पिरिचुअल करें, आध्यात्मिकता की ओर ले जाएं। ये सब नहीं हो रहा है, इसलिए नैतिकता में खटास आ रही है। इसके बाद जो है भौतिकवादी और पूंजीवादी युग, ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। आज का भौतिकवादी युग हमें नैतिक विचार, भौतिकता और पूंजीवादी दोनों ही नैतिकता से हमें दूर कर रहा है। और बहुत सारे लोग, काफ़ी लोग हैं जो भौतिकवादी पूंजीवादी होते हुए भी आध्यात्मिकता, नैतिकता सब बरकरार रख रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में ऐसे हैं लोग। अधिक से अधिक लोग ये इसी में डूब जा रहे हैं, इन्हें पूंजी और भौतिकता ही दिखती है, नैतिकता तो कहीं दूर दूर तक नज़र ही नहीं आती। और ये हो गए मित्रों चुनौती हो गए हमारे सामने। तो हम ध्यान रखना होगा कि अंततः हमें एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, नैतिकता से जीवन जीने के लिए, ताकि हमारा जीवन भी सफल बने, समाज भी अच्छा बने, देश भी अच्छा बने, उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग एक अच्छे परिवार का निर्माण करें, अच्छे समाज का निर्माण करें, शिक्षण व्यवस्थाएं हमारी अच्छी हों। हमें अपने विचारों में पवित्रता लाने की ज़रूरत है, जिससे नैतिकता हमारे बरकरार रहे। यही तो यार जीवन का मूल्य है। यदि जीवन का मूल्य ख़त्म हो जाए तो जीवन उसी दिन नष्ट हो जाता है। गांधी कहा करते थे कि मेरा जीवन उसी दिन समाप्त हो जाएगा जिस दिन मेरे जीवन से, मेरे शरीर से नैतिकता या धर्म खत्म हो जाएगा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो व्यक्ति को जीवन जीने पर एक आत्मबल देता है, और मनुष्य जब ऐसा नहीं करता है तो आप देखते हैं कि बहुत दुख झेलता है व्यक्ति, बहुत दुख झेलता है और आत्महत्या कर लेता है, और ब्रेन वो हार्ट अटैक जैसे बीमारियों से बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। एक मित्र इसमें एक केस स्टडी है, नैतिकता का मामला है। जैसे शराब पीना हमारे नैतिकता के विरोध है, इसमें नैतिक नहीं माना जाता शराब पीना, लेकिन संविधान का अनुच्छेद 19
का 1G, जिसमें कहा गया है कि किसी भी प्रकार की वृत्ति और जीविका व्यापार करने की हमको स्वतंत्रता है। तो क्या इससे जुआ और दूसरा नंबर शराब, ये 2 चीज़ों का व्यापार करना सही है ये गलत है? इसलिए इस पर आप सोचिएगा कि शराब और मूल अधिकार के बीच कॉन्फ्लिक्ट, यानी मूल अधिकार हमारा क्या है कि वृत्ति जीविका और व्यापार करना हमें संविधान के अनुच्छेद 19(1)G में हमें स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन शराब और जुआ ये दोनों ही अब एक तरीके से अनैतिक चीज़ें हैं। तो क्या हम इसका कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अगर नहीं करते हैं, अगर नहीं सरकार करने देती है या सर्वोच्च न्यायालय नहीं करने देता, तो ये हमारे अधिकारों का उल्लंघन है। यदि हम ऐसा करते हैं तो नैतिकता का उल्लंघन है। तो मित्रों, इस पर थोड़ा सा आप लोग सोचिएगा, वरना मैं फिर अगली बार डिस्कशन कर दिए। जो भी मैं केस स्टडी पर ऐसे बोला हूँ तो समझिएगा, इस पर थोड़ा सा आप सोचिएगा, वरना जब नहीं सोचेंगे तो मैं जो अगले दिन उसका पहला नंबर पर ऐसे केस स्टडी पर जैसे ही मैं डिस्कशन शुरू किया करूँगा, तो पहला नंबर जो केस स्टडी आपको आज जैसे दूंगा, अगर ये देखिएगा जैसे आज मैंने दिया, आप लोग सोचिए। तो इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोग जब सोचेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, जैसा मैं सोचता हूँ ऐसे तो भाई ये भी सोचते हैं, और जब ये सोचते हैं तो इसी तरह यूपीएससी सोचेगा, इसी तरह सब कोई सोचता है। कॉमन सेंस पर हम लोगों को सोचना है। तो इसलिए मैं और भी दे रहा हूँ ताकि आप लोग जो हमने पढ़ा है इससे हम लोग थोड़ा सा अप्लाइड फॉर्म पे लाएंगे, तो आप लोग करिएगा। नहीं तो फिर मैं अगले दिन जैसे ही शुरू करूँगा तो ये पहले केस स्टडी को डिस्कस कर दूंगा, उसके बाद टॉपिक पर आऊँगा। तो मित्रों, प्रत्येक दिन हम आपके साथ हैं। GS4 शुरू हो गया है, बिल्कुल कल से हमने शुरू कर दिया था, और अब लगातार हमारा GS4 ये ख़त्म होकर इसमें लगातार कुछ जो अच्छाइयाँ होंगी, अच्छाइयों का समावेश करते जाएंगे, लगातार ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे, नीचे नहीं जाएंगे, और आगे आगे बढ़ना है। तो धन्यवाद मित्रों। जो भी हमसे अपेक्षा आशा रखते हैं तो उस पर ज़रूर कमेंट करिएगा। कमेंट के साथ साथ ये मत भूलिएगा कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको भी सरलता रहती है कि आपके पास पहुंच जाता है वीडियो, आपको खोजना भी नहीं पड़ता। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।